हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 जनवरी के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में आदि केकिर, इसके अलावा तिब्बती निवासियों के द्वारा हस्त निर्मित कालीन यानी कारपेट, और वांचो जो कि लकड़ी का शिल्प होता है, लकड़ी की नक्काशी करके बनता है ये शिल्प, इन सबको जीआई टैग मिला है। ये कौन से राज्य के जीआई टैग उत्पाद हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आदि कैकिर जो होता है ये जिंजर होता है। जिंजर को हम क्या बोलते हैं? अदरक। जिंजर टी पीते हैं ना, तो अदरक, ये अदरक बहुत ही टेस्टी होता है और ये अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में उगाया जाता है। एक तो है ईस्ट सियांग, एक है सियांग और एक है अपर सियांग। ये खैर जिले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के लोकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना आप सिर्फ इसी से काम चला सकते हैं। आदि कैकिर, आदि कैकिर जो है ये एक तरह का अदरक है, जिंजर है। उसके बाद ये तिब्बत के जो निवासी हैं इनके द्वारा ये हाथ से कारपेट बनाए जाते हैं, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। और ये वांचो, इसे वुडन क्राफ्ट बोलते हैं, तो इसे भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला था 2 से 3 महीने पहले। एक है याक चुरपी। याक एक जानवर होता है, उसके दूध से जो पनीर बनाया जाता है, जो चीज़ बनाया जाता है, उसे याक चुरपी कहते हैं। एक खमती चावल, खमती चावल अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले का चावल है। और एक है तांग सा टेक्सटाइल। तांग सा, TANGSA, ये एक कपड़े होते हैं तांग सा, अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला है वहां से। इसे भी जीआई टैग मिला था। तो 3 ये और 3 अभी 6 हो गए। और 2 आइटम अरुणाचल के पहले हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। एक तो है अरुणाचल प्रदेश का वाक्रो जो कि संतरा है, ऑरेंज, और एक है ईदू मिश्मी टेक्सटाइल। ईदू मिश्मी एक जनजाति है, ट्राइब है, तो उनके जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं जो वो बनाते हैं। तो टोटल अरुणाचल प्रदेश के आज तक 8 आइटम हैं, जिनमें 6 तो अभी अभी जीआई टैग मिला है। पहले सिर्फ 2 को मिला हुआ था, वाक्रो और ईदू मिश्मी टेक्सटाइल। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और उसके बाद वो रिन्यू कराना पड़ता है। हाल ही में लॉन्जिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये कौन से राज्य का उत्पाद है? ये सौरा मैंने आपको बताया था, सौरा एक जनजाति है। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिन लोगों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू करी है प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खूंटी से। भारत में 75 ऐसे ट्राइब हैं जिन्हें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। एक है सौरा, इनफैक्ट उनमें सबसे बड़ी जनसंख्या सौरा की है। तो वो लंजिया पेंटिंग बनाते हैं और ये ओडिशा के रायागढ़ जिले की है। ओडिशा का जो रायागढ़ जिला है उसकी है, और तो आंसर है ओडिशा। इसके अलावा ओडिशा की और भी आइटम है जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे डोंगरिया कौंद। डोंगरिया कौंद भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, अति संवेदनशील, अति गरीब जनजाति है ओडिशा की। इनकी कढ़ाई वाला शॉल, ये देखिए ये कितना खूबसूरत शॉल है, इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में एम्ब्रॉयडरी की हुई है, राइट। कड़ी कढ़ी जो कढ़ाई होती है वो की हुई है। फिर ढेकनाल मगजी, ढेकनाल एक जगह है ओडिशा में, वहाँ का ये मगजी, ये बेसिकली भैंस के दूध से जो है वो बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है, और इसमें इलायची वगैरह भी डाल के बहुत ही बढ़िया मिष्ठान बनाया जाता है। ये ढेनकनाल जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ से है। अब ये देखिए कितनी अलग आइटम है, सिमलीपल की काई चटनी। सिमलीपल जो है मयूरभंज में है। सिमलीपल एक नेशनल पार्क भी है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपल और सतकोसिया 2 टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, और अभी तीसरा बना है देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिमलीपल मयूरभंज में है। यहाँ की काई चटनी, काई चटनी मतलब ये चींटी जो होती हैं, रेड वीवर आंट, लाल रंग की चींटियाँ, ये लाखों करोड़ों चींटियाँ, इनको पीस के चटनी बनाई जाती है, जिनको वहाँ के ट्राइबल लोग खाते हैं मयूरभंज में। सोचिए, ट्राइबल प्रोडक्ट है, ट्राइबल फूड है, तो कोई ऐसी वो बात नहीं। चींटियों को ले लेते हैं, लाखों चींटियों को, और एक साथ पीस देते हैं, चटनी बना के खाते हैं, तो उसको बोलते हैं काई चटनी। फिर ये जो बैंगन है इसको बोलते हैं कटाई मुंडी बैंगन। ये नयागढ़ जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ का है। कोरापुट का काला जीरा चावल, ये अनाउंस पहले हुआ था, अभी मिल गया है फाइनली। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये चावल। ये वहाँ के जो ट्राइबल फार्मर हैं, जनजातीय किसान हैं उड़ीसा के, वो उसको ग्रो करते हैं। और खजूरी गुड़, खजूरी गुड़ उड़ीसा का, इसे भी जीआई टैग मिला है, राइट। तो ये सारे आइटम हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये सारे आइटम जो हैं उड़ीसा के हैं, तो सबका नाम आपको याद रखना है डेफिनेटली। भारत के राष्ट्रपति के जो सचिव हैं, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके जो सेक्रेटरी हैं
जिनका नाम है राजेश वर्मा। तो कौन से देश के राजदूत को उन्होंने बल्लम, ये राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उनका भाला होता है, लेंस होता है, वो प्रस्तुत करा। ये देखिए, ये जो नॉर्मल जेवलिन होता है उससे काफ़ी लंबा है ये। राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं घोड़े के ऊपर बैठते हैं और उनके हाथ में ये होता है, इसको बल्लम बोलते हैं। तो ये गिफ्ट करा उन्होंने मिस्र के जो राजदूत हैं भारत में, उनको, मिस्टर वेल मोहम्मद को ये गिफ्ट करा है, राइट। तो ये ध्यान रखिए, 50 गिफ्ट करें, एक भी नहीं, 50 भाले इस तरह के गिफ्ट करें। और ये 9 फुट 9 इंच लंबा होता है बल्लम, 9 फुट 9 इंच इसका हाइट होता है। लाल और सफ़ेद रंग जो है तो उसको ये दिखाता है, और ये ट्रेडिशन है, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड इस भाले को कैरी करते हैं। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित करा है? देखो, भारत में 75 रामसर स्थल है, जिनमें झीलें हैं और पक्षी विहार हैं, एक दो ये सब हैं, तालाब वगैरह। तो 75 हैं टोटल, राइट, रामसर स्थल। तो ये तो रामसर स्थल हो गए, लेकिन क्या पूरे शहर को ही हम वेटलैंड सिटी बोल सकते हैं? तो भारत में 3 शहर हैं, हम चाहते हैं उन तीनों को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिले, क्योंकि उनमें बहुत सारी झीलें हैं। वो हमारे जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि, उनके लिए झीलें, हमारी तालाब, जलाशय उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वेटलैंड सिटी का दर्जा भारत 3 शहरों को देना चाहता है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। क्यों? देखो, उदयपुर में बहुत सारे लेक हैं, आपको पता होगा जो उदयपुर में रहते हैं, मैं भी उदयपुर कई बार गया हूँ। उदयपुर में पिचोला लेक है, उदयपुर में फतेह सागर लेक है, उदयपुर में रंग सागर लेक है, स्वरूप सागर लेक है, दूध तलई, बहुत सारी झीलें हैं उदयपुर में, राइट। 5 तो ये बहुत बड़ी झीलें जो मैंने आपको बताई, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, पिचोला लेक और दूध तलई। भोपाल में आप जानते हैं भोजताल है, अपर लेक, लोअर लेक, जिसको मिला के भोजताल बोलते हैं, जो कि रामसर साइट है। तो वो भोपाल में, उसके अलावा भी भोपाल में और भी लेक्स हैं, मेन तो यही है, लेकिन अपर लेक और लोअर लेक। और इंदौर में भी डेफिनेटली, इंदौर में भी लेक्स हैं। कौन से लेक हैं इंदौर में? इंदौर में एक तो सिरपुर लेक है, जो सिरपुर वेटलैंड है, ये रामसर स्थल बना था अभी पिछले ही 2022 में बना था ये, शायद रामसर साइड अभी बना है, मतलब सिरपुर लेक इंदौर में है ये। और इंदौर के पास एक और बहुत फेमस, बिल्कुल इंदौर के पास ही है एक और रामसर स्थल, जिसको बोलते हैं यशवंत सागर। तो यशवंत सागर जो झील है, ये भी इंदौर के पास ही है। तो इंदौर में भी, इंदौर को भी हम एक वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं, राइट। ये जो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ईरान देश में एक शहर है रामसर, वहाँ पे साइन हुआ था। और इसमें यह था कि हमें हमारे जो वेटलैंड्स हैं, हमें उन्हें बचाना है। उत्तर पूर्वी महोत्सव का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन करेगा कौन, पहले तो ये बताइए। ये करेगा एक संगठन जिसे बोलते हैं नेशनल, मतलब नेशनल लेवल का संगठन है, नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनका क्या क्या डेवलपमेंट के लिए निगम है ये, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, और हैंडलूम मतलब हाथ से जो कपड़े बनते हैं, उन्हें हैंडलूम बोलते हैं। आजकल तो ज़्यादातर कपड़े बिजली से बनते हैं, मतलब मशीनों से बनते हैं, जिन्हें हम पावरलूम बोलते हैं। लेकिन हाथ से बने हुए कपड़ों की डिमांड आज भी काफ़ी है, तो उसे हैंडलूम कहा जाता है। तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए NEHDC संगठन है, ये हमारे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो ये उत्तर पूर्वी महोत्सव कहाँ पे होगा? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा 13 से 17 जनवरी तक। और आंसर हो गया इसका नई दिल्ली। इसका आयोजन करेगा NEHDC, जो हमारे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ये पहली बार हो रहा है। इसका थीम है अष्टलक्ष्मी की पहचान, विकसित भारत की शान। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं हमारे जो आठ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने एक नाम दिया है, अष्टलक्ष्मी। तो इस फेस्टिवल में क्या होगा? उत्तर पूर्वी फेस्टिवल में यहाँ पे डांस होगा, म्यूजिक होगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, किसान आएंगे, बुनकर आएंगे, हस्तशिल्प वाले लोग आएंगे, हैंडलूम वाले लोग आएंगे। डांस वगैरह कौन से दिखाए जाएंगे? जैसे असम का डांस है सतरिया, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे होजागिरी डांस है त्रिपुरा का, बहुत फेमस डांस है होजागिरी, ये त्रिपुरा का डांस है, ये दिखाया जाएगा। और लायन डांस है सिक्किम का, वो दिखाया जाएगा। मणिपुर की जो मार्शल आर्ट है, जिसे थांग टा बोलते हैं, वो दिखाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है भारत सरकार का, राइट, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन काम करता है, उन्होंने
प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च करा है। प्रेरणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर के वर्नैकुलर स्कूल से चलेगा? तो ये वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का घर यहीं पे है। प्रधानमंत्री मोदी वडनगर गुजरात से हैं। ये गुजरात के महसाना जिले में आता है वडनगर। तो यहाँ पे एक स्कूल है बहुत पुराना। ये स्कूल 1888 में बना था। सोचिए कितना पुराना है। 1888 में बना था ये स्कूल। वर्नैकुलर स्कूल है। वर्नैकुलर मतलब गुजराती भाषा का स्कूल है ये। 1888 में खुला था वडनगर में, महसाना में। वहाँ पे हम भारत के अलग अलग स्कूलों के 20 बच्चे, 10 लड़के 10 लड़कियाँ, उनको भेजेंगे एक हफ्ते के लिए। और ये करिकुलम डिज़ाइन करा है IIT गांधीनगर ने, और इसमें हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। इसका नाम रखा है प्रेरणा। इसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक के 20 बच्चे हर साल जाएंगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां, और एक हफ्ते तक वो रुकेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। क्या सीखेंगे? तो 9 चीज़ें सीखेंगे, जैसे स्वाभिमान और विनय, ये पहली चीज़। शौर्य और साहस दूसरी। परिश्रम और समर्पण तीसरा। करुणा और सेवा चौथी। विविधता और एकता पांचवी। सत्यनिष्ठा और सुचिता छठी। नवाचार और जिज्ञासा सातवीं। श्रद्धा और विश्वास आठवीं। और स्वतंत्र और कर्तव्य नौवीं। ये आपको याद नहीं रखने, ये बस वही है, न्यूज़पेपर में आती हैं चीज़ें, तो वहाँ से ये 9 थीम्स भी मैंने ले लिए कि कौन कौन से थीम्स पे क्लासेस हुआ करेंगी। एक हफ्ते का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये कोर्स तैयार करा है IIT गांधीनगर जो है उसने। ये पूरा जो करिकुलम डिज़ाइन करा है उसने करा है, और ये यहाँ पे इस स्कूल में जो है ये सिखाया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है प्रेरणा। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? इसमें पहले आप ये समझो भारतमाला है क्या। पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। 2027-28 ये योजना शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 2017 में। और जब शुरू हुई थी 2017 में, तो हमने कहा था 2022 तक चलेगी, लेकिन हम अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाए। अब इसको हमने वित्तीय वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है, यानी कि हमने 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बनाते हैं सड़कें, इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे। आर्थिक गलियारे मतलब सड़कें, वो फैंसी नाम है। आर्थिक गलियारा बोलते सड़क ही हैं, कई तरह की सड़कों में सड़कें हैं। राइट। मुझे वो याद आ गया, एक कवि हैं अशोक चक्रधर, आपने सुना होगा नाम शायद। अशोक चक्रधर की एक कविता उन्होंने दूरदर्शन पे सुनाई थी बहुत पहले, शायद 1993 में, और मैंने देखी थी, बाद में भी देखी थी यूट्यूब पे, और पहले भी देखी थी। तो उसका नाम था गलियां ही गलियां हैं, गलियों में गलियां हैं, गलियां। वो इतनी प्यारी कविता है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे अगर आपको मिल जाए। मैंने सीडी थी मेरे पास एक्चुअली, इसकी दूरदर्शन की रिकॉर्डेड सीडी थी मेरे पास। तो मुझे वो याद आ गया, जैसे इसमें जब वो सड़कें हैं ना, सड़कें ही सड़कें हैं, सड़कों में सड़कें हैं, क्योंकि जो सड़कें होती हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे। फिर एक होते हैं इंटर कॉरिडोर। इंटर कॉरिडोर मतलब एक सड़क में दूसरी सड़क जब जाके मिल जाती है। तो इसमें हम सड़कें बनाएंगे, बस बेसिकली बॉर्डर पे सड़कें बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वहाँ पे सड़कें बनाएंगे, हमारे जो तट हैं उन पे सड़कें बनाएंगे, ग्रीन फील्ड सड़कें बनाएंगे, ब्राउन फील्ड सड़कें बनाएंगे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाएंगे। तो अलग अलग तरह की सड़कें हम इसमें बनाएंगे। इसका नाम है भारतमाला। तो ये योजना 2017 में शुरू हुई थी। इसको लागू कौन कर रहा है? इसको लागू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब इसमें हमने कहा था हम इसमें खर्चा करेंगे कितना? हम इसमें लगभग 5 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट है 5.35 लाख करोड़। अब देखिए महंगाई इतनी हो गई है, 2017 में शुरू हुई थी, तब हमने कहा था हम इतना खर्चा करेंगे। अब यही बढ़ के हो गया है 11 लाख करोड़, डबल हो गया है। यही होता है जब किसी योजना में डिले होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन ही है। 2017-2024 चल रहा है, 7 साल में तो पैसा डबल हो जाता है, बैंक में आप रख दो तो 11 लाख करोड़ रुपया हम इसमें खर्चा कर रहे हैं आज की तारीख में। तो हमारा टारगेट क्या है? कितनी सड़कें बनानी है हमें इसमें जो है मैं हाईवे की बात करूं अगर, तो 26,418 किलोमीटर हमें हाईवे इसमें बनाना है। 26,418 किलोमीटर। राइट। ये तो हाईवे है, बाकी कुछ और भी रोड हैं, तो वो भी अगर मिला दूं तो लगभग 34,800 किलोमीटर। और अभी तक कितना काम पूरा हुआ है? इसमें 15,045 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है सिर्फ, यानी 42% काम पूरा हुआ है। आधा काम भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि टोटल सड़कें हैं 34,800 किलोमीटर। इनमें से नेशनल हाईवे हैं, जो हाईवे हैं मतलब, वो हैं 26,418। अभी टोटल जो सड़कें बनी हैं वो हैं 15,045। 34,800 का आप कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 42%, तभी तो बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन नई है और वो है
वित्तीय वर्ष 2028। वित्तीय वर्ष 2028। हाल ही में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन भारत सरकार जो चला रही है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच अब तक की जा चुकी है। हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 7 करोड़। 0 से लेकर 40 साल तक की जो उम्र है उसके हमें, खास तौर पे जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हमें स्क्रीनिंग करनी है 7 करोड़ लोगों की 3 साल में। ये हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं भारत से सिकल सेल अनीमिया खत्म हो जाए 2047 तक। तो आंसर है 2047। ये राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ से लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। शहडोल एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां से शुरू किया था। क्या टारगेट है? भारत के 278 जिले ऐसे हैं जो ट्राइबल जिले हैं। भारत के 17 राज्यों में 278 जिले, यहाँ पे हमें 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग करना है कि कहीं उन्हें सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है। 1 करोड़ की स्क्रीनिंग हो चुकी है, 6 करोड़ की बाकी है। क्लियर? ये जेनेटिक डिजीज होता है सिकल सेल अनीमिया। इसमें हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, उनकी शेप हो जाती है सिकल सेल। और सिकल सेल होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी उसमें हो जाती है, मतलब वो कम हीमोग्लोबिन कैरी कर पाते हैं। और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से फिर बहुत जल्दी व्यक्ति थक जाता है, क्योंकि उसके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता। चंदोबी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये असम का महोत्सव है, तो आंसर है असम। असम में एक जिला है कमरूप जिला, यहाँ पे मनाया जाता है। ये 14वीं बार मनाया गया ये। और चंदोबी एक्चुअली एक झील का नाम है असम में, बहुत बड़ी झील, बहुत खूबसूरत झील है, उसी के नाम पे इसका नाम चंदोबी फेस्टिवल है। तो कमरूप जिले में ही आती है, और ये असम मेघालय बॉर्डर पे आती है ये झील। गारो हिल्स है ना, गारो हिल्स जहाँ खत्म होते हैं वहां पे आती है ये झील। तो बेसिकली क्या है कि ये झील एक भूकंप के आने से बनी थी सन 1897 में। और कमरूप अभी अभी आपने सुना होगा कहीं पे, कहाँ सुना है? कमरूप एक ऐसा जिला है असम का जो पूर्वोत्तर और हिमालयी जिलों में मछली पालन में नंबर 1 है। सेओनी जिला अंतर्देशीय, और रामनाथपुरम तटीय, और कमरूप हिमालयी या पूर्वोत्तर में मछली पालन में भारत में अग्रणी है। कौन सा राज्य है मैप माई इंडिया के मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट का मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये है पंजाब। ये ब्लैक स्पॉट क्या होता है? देखो, हर राज्य में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो 3-4 सड़कें वहाँ पे मिल रही हैं, या वहाँ पे ब्रेक नहीं लगते, या मतलब होती हैं। हर राज्य में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, औसत से ज़्यादा होते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। अब पंजाब में क्या करा है इन्होंने, एक ऐप बनाई है जिसका नाम है मैपल्स। पंजाब ने ये मैप माई इंडिया, कंपनी का नाम है मैप माई इंडिया, उनके साथ मिलकर एक ऐप बनाया है जिसका नाम है मैपल्स। राइट? पंजाब के जो डीजीपी हैं इस समय, गौरव यादव, उन्होंने लॉन्च कराई है तो मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया में बेसिकली क्या करेंगे ये जब आप पंजाब में गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपकी ऐप आपको एक वॉइस मैसेज भेजेगी। वॉइस मैसेज भेजेगी कि जो ब्लैक स्पॉट है वो 100 मीटर आगे है, तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। आपको पता है भाई मैं स्पीड कम कर लेता हूँ, क्योंकि आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया आ रहा है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा इलाका आ रहा है, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेता हूँ। ब्लैक्स, और ये पंजाबी में वो होगा वॉइस अलर्ट मैपल्स ऐप के द्वारा। ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दी दूरी तय है ये वो ऐप बोलेगी, तो आप समझ जाना कि भाई ठीक है, अब 100 मीटर जो है। और पंजाब सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफ़ी सीरियस है। ये कैसे पता मुझे? क्योंकि जुलाई 2023 में भगवंत मान ने एक सड़क सुरक्षा बल बनाया, जिसको बोलते हैं सड़क सुरक्षा फोर्स। भारत का पहला राज्य है जहाँ पे सड़क सुरक्षा के लिए अलग से एक पुलिस फोर्स बनाई गई है। तो सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी जुलाई 2023 में। ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे वगैरह पे तैनात रहती है। और पंजाब सरकार जो है, इसमें 1300 लोग हैं सड़क सुरक्षा फोर्स में। इनके पास कैमरे भी होते हैं, इनके पास ब्रेथ एनालाइजर भी होते हैं। ब्रेथ एनालाइजर मतलब होता है आपकी जो सांस होती है, ब्रेथ, उसको एनालाइज करता है कि आपने शराब तो नहीं पी, उसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर। और पंजाब सरकार अच्छा खासा खर्चा कर रही है इन लोगों पे, 1300 लोगों पे 40 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है इस साल। इनको एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी दे रखी है सरकार ने। तो ये सब चीज़ें हैं। गोवा में एक जगह है काकोड़ा, वहाँ पे एक महादेव मंदिर है, उसमें 10वीं शताब्दी के बहुत ही दुर्लभ शिलालेख मिले हैं। इनमें जो लिखा है वो कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये कौन से राजवंश के शिलालेख हैं? ये कदम्ब राजवंश है गोवा का, उसके शिलालेख हैं। अब इनकी स्टडी होगी, देखा जाएगा इनमें क्या लिखा है, उसको डेसिफर किया जाएगा। और संस्कृत और कन्नड़ भाषा, ये जो कदम्ब राजवंश था गोवा का, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
हाल ही में सुंदरबन का शहद, ये है सुंदरबन का शहद, काले नूनिया चावल, काले रंग के चावल होते हैं, नूनिया चावल बोलते हैं इन्हें। ये नूनिया चावल कहाँ के हैं? ये जलपाईगुड़ी के हैं, जलपाईगुड़ी, यहाँ पे बहुत फेमस रेलवे जंक्शन भी है। और साड़ी, फिर 3 तरह की साड़ी, एक है तंगैल साड़ी, एक है गरोड़ साड़ी और एक है कड़ियाल साड़ी। ये लिखा है नाम इनके, तंगैल, गरोड़ और कड़ियाल। इनको मिला है जीआई टैग। 5 आइटम्स को पश्चिम बंगाल आंसर है। पश्चिम बंगाल के 22 आइटम थे जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ था पहले, अब 5 को और मिल गया है, तो टोटल 27 आइटम हो चुके हैं बंगाल के जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये जो काले रंग का चावल है, ब्लैक नूनिया चावल, ये इसे चावलों का युवराज भी कहते हैं कई बार, जलपाईगुड़ी का है ये, महंगा है, 100-120 रुपए किलो आता है। तंगैल और गरोड़ और कदियाल, ये साड़ियाँ हैं वहाँ की, राइट। जो तंगैल साड़ी होती है इसको तंगैल जमदानी साड़ी भी बोलते हैं, तंगैल जामदानी साड़ी। ये साड़ी आपको मिलेगी नादिया और पूर्वी बर्धमान जिला, ईस्ट बर्धमान, नादिया और पूर्वी बर्धमान में बनाई जाती है साड़ी, तंगैल जामदानी साड़ी। इसके अलावा 2 साड़ियाँ मैंने आपको और बताई हैं, एक तो है गराद और एक है कोरियाल। ये दोनों साड़ी जो है इन्हें भी जीआई टैग मिला। ये दोनों साड़ियाँ हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद बंगाल में वही जिला है जहाँ पे फरक्का बैरेज है जो गंगा के पानी को हुगली में भेज देता है। इसके अलावा गुजरात का कच्छी देसी खरैक, देसी खरैक, ये बेसिकली खजूर से एक बनने वाला मिठाई है, तो उसे भी जीआई टैग मिला है। ये कच्छ जो है वहाँ, तो गर्म शुष्क क्षेत्रों में ये कच्ची खरैक की खेती होती है। यहाँ पे कच्ची का मतलब होता है जो चीज़ कच्छ की है उसे कच्ची बोलते हैं। जम्मू कश्मीर का रामबन अनारदाना, ये अनारदाना है जम्मू कश्मीर का, तो इसे लोकल भाषा में धुरनी बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। ये अनारदाना रामबन के अलावा डोडा, राजौरी, उधमपुर और रियासी जिले में भी उगाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स हो रहा है, दीव बीच गेम्स। इनका नाम है दीव बीच गेम। इनमें बीच पे खेले जाने वाले खेल होंगे, जैसे बीच वॉलीबॉल, बीच पे आप कई तरह के खेल खेल सकते हैं, जैसे रस्सी वो खींचते हैं ना, टग ऑफ वॉर, बीच बॉक्सिंग, बीच स्विमिंग, बीच कबड्डी, बीच मल्लाखंब, मल्लाखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का खेल है, बीच पे फुटबॉल। तो ये सब खेल होंगे, टोटल 8 खेल होंगे इसमें, 8 टाइप्स ऑफ गेम होंगे। कहाँ पे होगा? तो दीव की घोगला बीच पे ये होगा। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, बहुत खूबसूरत बीच है भारत की। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है एक संगठन FEE जो कोपेनहेगन डेनमार्क में बेस्ड है। इसका शुभंकर होगा ये डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम रखा गया है पर्ल, PEARL, पर्ल। तो ओपनिंग सेरेमनी घोगला बीच पे होगी और क्लोजिंग सेरेमनी INS खुकरी मेमोरियल पे होगी। एक जहाज था हमारा, उसका नाम था INS खुकरी, इसको हमने डीकमीशन कर दिया था, सेवा मुक्त कर दिया था और इसको म्यूजियम या मेमोरियल बना दिया था दीव में। तो वहां पे क्लोजिंग सेरेमनी होगी। 8 तरह के स्पोर्ट्स इसमें होंगे। डॉक्टर S जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में 9वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसके शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये किस देश में है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है, तो आंसर है युगांडा। और इसका थीम था डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्या होता है? नॉन अलाइन मूवमेंट कब बना था? शीत युद्ध के समय बना था। नॉन अलाइन मूवमेंट बना था 1961 में बना था नॉन अलाइन मूवमेंट। और इसको बनाने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, घाना के राष्ट्रपति कवामे और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नसैर, इन 5 लोगों ने मिलकर बनाया था ये संगठन नॉन अलाइन मूवमेंट। उस समय था या तो अमेरिका के साथ जाओ यानी नेटो का हिस्सा बन जाओ, या रशिया के साथ जाओ और पोलैंड की जो राजधानी है वार्सो, वहां पे वार्सो पैक्ट को साइन कर लो। ना तो हमने नेटो में गए ना हम वार्सो पैक्ट में गए, हमने कहा हम दोनों से रिश्ते अच्छे रखेंगे, हम किसी गुट में नहीं जा रहे, तो इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी के एलाइज नहीं बन रहे हैं, ना तो हम अमेरिका के साथ गए ना रशिया के साथ गए, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। और धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, राइट। ज़्यादातर अफ्रीका के कंट्री थे, एशिया के कंट्री थे, उन्होंने बहुत सब ने ज्वाइन कर लिया था। आज इसमें लगभग 120 कंट्री हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट में। ना तो वो रशिया के साथ जाएंगे, कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना वो अमेरिका के साथ जाएंगे मतलब नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना वो वार्सो पैक्ट को साइन करके, या जो दूसरे संगठन हैं जैसे CDSO वगैरह जो रशिया ने बना रखा है CDSO, ना वो उसके साथ जाएंगे। तो युगांडा, और युगांडा में अभी G77 समिट भी होगा। G77 वही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप है G77, उनकी बैठक भी युगांडा में होगी। और युगांडा अभी अप्रैल में भी गए थे, मतलब 10 महीने पहले, 9 महीने पहले
एस जयशंकर वहीं गए थे। इनफैक्ट वहाँ पे उस समय जब वो गए थे तो युगांडा में एक शहर है जिंजा, जिंजा जो शहर है वहाँ पे उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है भारत में, उसका पहला विदेशी परिसर, उसका उद्घाटन भी वहीं पे किया था। तो उनका दूसरा विजिट है ये। और नॉन अलाइन मूवमेंट का जो समिट है वो कंपाला में होगा, युगांडा की राजधानी में होगा, G77 समिट। और इवन जो तीसरा साउथ समिट है, ग्लोबल साउथ का जो समिट होता है तीसरा, वो भी युगांडा में ही होगा 21 से 23 जनवरी। तो 3 समिट होंगे, G77 समिट होगा, थर्ड साउथ समिट होगा और नॉन अलाइन मूवमेंट समिट वहां पे होगा। महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बना है? पहली बार एक महिला बनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला पहली महिला है जो महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है। किस देश ने भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली बेचने के लिए एक समझौता करा है? 10,000 मेगावाट की बिजली हमें बेचेगा नेपाल। तो आंसर है नेपाल। एस जयशंकर गए थे नेपाल अभी, और एस जयशंकर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड दोनों से मिले। तो हमें नेपाल 10,000 मेगावाट की बिजली बेचेगा अगले 10 सालों में, ये समझौता हमने करा है। इज दैट क्लियर? बाकी नेपाल की हम भी हेल्प कर रहे हैं। नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NAST, नेपाल की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकेडमी है, उसने एक सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है मूनल सैटेलाइट। मूनल सैटेलाइट, इसको इंडिया लॉन्च करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी NTPC ने एक एग्रीमेंट करा है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। तो ये भी एक MOU साइन हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम आपसी सहयोग करेंगे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है, फ्रांस के वैज्ञानिक जिन्होंने ब्रेल भाषा को ईजाद किया, जो दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों की भाषा है। यह दिन 2018 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था, तो पहली बार 2019 में मनाया गया था। तो इसका थीम था एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, यानी हमें एम्पावर करना है दृष्टिहीनों को, कैसे? समावेशी और विविधता यानी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के थ्रू हमें उन्हें एम्पावर करना है। तो 4 जनवरी लुई ब्रेल का जन्मदिन है, ब्रेल भाषा को जिन्होंने बनाया था। ब्रेल भाषा में क्या होता है, हम 6 डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर, लेटर वगैरह को वो करने के लिए। तो 6 डॉट्स का इस्तेमाल होता है एक अक्षर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली ये बहुत कम उम्र में अंधे हो गए थे, जो लुई ब्रेल थे ना, इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ही अंधे हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने जो ब्रेल भाषा है वो बनाई। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? डायरेक्ट टू सेल मतलब सीधे अंतरिक्ष से आपके सेल तक कैपेबिलिटी। आंसर है स्पेसएक्स। इन्होंने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके सैटेलाइट छोड़े थे स्टारलिंक वाले, और 21 नए स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़े हैं। और ये सीधे मतलब एक तरह से जो सेलफोन टावर इन स्पेस, यानी सेलफोन का टावर स्पेस में लगा दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो सीधा जो है स्टारलिंक वो आपके सीधे सेल से कनेक्ट होगी सैटेलाइट, राइट। ये LTE फोन्स आते हैं उन पे काम करेगी, जो कि एक सेलफोन टावर की तरह काम करेंगे स्पेस के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये है स्टारलिंक कैपेबिलिटी। ये था हमारा 6 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं 7 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।